और लास्ट टॉपिक है गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन साहित्य और धर्म। और लास्ट में आप लोगों को ये बताऊंगा कि गुप्त काल को क्या स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं? इज इट गोल्डन एम्पायर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस अबाउट द पेंटिंग्स एंड द आर्किटेक्चर अबाउट द गुप्ता एम्पायर, है ना। तो गुप्त काल में चित्रकला के हमारे दो जगह से मुख्य स्रोत मिलते हैं, एक तो अजंता की गुफाएं, दूसरा बाग की गुफाएं। यहाँ से हमें काफी मात्रा में गुप्त साम्राज्य के जो संरक्षक चित्रकार थे उनके चित्र मिलते हैं देखने के लिए। हालांकि अजंता की पहाड़ियों से हमारे पास चित्रों की जो संख्या है उसके कालखंड अलग अलग है। अजंता का ये जो टाइम पीरियड है काफी लंबे समय से अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की जा रही है। इवन मौर्यन एम्पायर से देखें तो गुप्त एम्पायर के लास्ट तक भी अजंता गुफा देखने मिलती है। उसके बाद चालुक्य, सातवाहन इत्यादि शासकों ने भी अजंता की गुफाओं में अपनी पेंटिंग्स को नया रूप दिया, है ना। जैसे अजंता में हम देखेंगे यहाँ पर चैत्य, बिहार, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वहां पर चित्रकला की जा रही है। अजंता के प्रारंभिक चित्रों में आम जन जीवन से संबंधित चित्र मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, कुछ चित्र हमारे राज परिवार से संबंधित में भी देखने को मिलते हैं, है ना। इन चित्रों में सबसे बेहतर चीज ये है कि जो चित्रों में मानवीय भाव है, मानवीय भाव ये देखने को मिल रहा है। अगर कोई चित्रकार पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग उसकी तभी सफल मानी जाती है जब उस पेंटिंग में एक रियलिस्टिक टोन उसमें दिखाई पड़े, टच होना चाहिए उसका। तो वो चीज वहां पर अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए हम मान सकते हैं अजंता के टाइम पर जो कला इत्यादि का कार्य हो रहा है वो काफी अच्छे स्तर पर और काफी परिपक्व स्तर पर कला क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसको कहते हैं मैच्योर पेंटिंग्स, है ना। कि मतलब जो कलाकार है वह अपनी भावनाओं को, अपने जो भी भावों को दिखाना चाह रहे हैं वह पूरी तरीके से वैल्यूज एंड वर्च्यूज के साथ यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पर कुछ चीजें हमें गुप्त काल की जो इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती है, आप लोग इसको पॉइंट आउट कर देना कि एक तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, है ना, जब बुद्ध क्या होते हैं घर से बाहर निकलते हैं। एक तो मणासन राजकुमारी, दूसरा इसका तीसरा माता एक शिशु का चित्र, मतलब जब भगवान बुद्ध की माता जी उनको गर्भ से जन्म दे रही है उसका चित्र। उसके साथ साथ हमें मार विजय इत्यादि के चित्र दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो इन चित्रों में हमें कुछ चीजें और भी अलग अलग, जैसे कि गुप्त शासन के काल साल जब दूसरा काल शुरू हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियां उदय करती आ रही थी, चालुक्य साम्राज्य स्थापित हो रहा था, तो वहां पर हमें कुछ चीजें और डिफरेंट आर्ट्स पेंटिंग्स के तौर पर दिखाई पड़ती हैं। जैसे अजंता की गुफाओं में चित्रों के निर्माण में फेस्को एंड टेम्पेरा, ये दो टेक्निक होती है। फेस्को प्लस टेम्पेरा, ये दो प्रकार की पेंटिंग है यहाँ पर हमें बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है। फेस्को पेंटिंग को अगर समझे तो गीला एक दीवार है, उसको पुटिंग जैसे करके तैयार किया जा रहा है और पुटिंग करने के बाद उस पर क्या बोलते हैं पेंटिंग बनाई जा रही है। तो मतलब इनको पता है कि हमें पेंटिंग को फिनिशिंग कैसे देनी है, उसको एक रियलिस्टिक टच कैसे देना है। यहाँ के पेंटर्स इस मामले में काफी आगे पहुंच चुके हैं, है ना। फिर होता है टेम्पेरा, एक होता है सूखा प्लास्टर, एक होता है गीला प्लास्टर। टेम्पेरा में होता है कि जो प्लास्टर है उसको सूखा किया जाता है, सुखाने के बाद उसकी पेंटिंग की जा रही है। ठीक है, ये जो बाग चित्रकला गुफाएं हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर फैली हुई है। और बाकी गुफाओं से हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि हाथियों का झुंड निकल रहा है वहां से, जुलूस निकल रहा है वहां से, शिकार करते हुए भी दिखाया जा रहा है। ये सारी पेंटिंग्स हमें उस समय काल में बाकी गुफाओं से दिखाई पड़ रही है ना। ठीक है, ये आप लोगों का क्या बोलते हैं बाग और अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में जो की गई पेंटिंग है उसके बारे में आप लोगों को चित्र दिया गया। लेकिन आप अगर डिफरेंस करें बाग और अजंता की गुफाओं में चित्रों के बारे में, तो जो बाग की चित्रकला है वो बेसिकली पीपलिस्टिक है, मतलब लोक केंद्रित है, लोगों को उसमें दर्शाया जा रहा है डांस करते हुए, शिकार करते हुए इत्यादि। लेकिन अजंता की जो गुफाएं वहां पर थोड़ा सा फिलोसफिकल है, दर्शन के साथ, है ना, कि मतलब कुछ ऐसी चीज हो रही है एकदम आध्यात्मिक सी, स्पिरिचुअल, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते जाना है।
ठीक है। आपका नेक्स्ट हो गया गुप्तकालीन साहित्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम गोल्डन एज को देखें कि गुप्त साम्राज्य को क्या हम स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं, तो कुछ इतिहासकारों के मत है कि जी हाँ दे सकते हैं, लेकिन इस मत में कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जो काल था गुप्त साम्राज्य का काल, इसमें कला, मूर्तिकला, चित्रकला और साथ साथ आपका साहित्य और वैज्ञानिक साहित्य, इन तीनों में काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है और एक परिपक्व स्टेज पर दिखाई दे रहा है। मतलब जो सबसे ज्यादा उस समय पर वैज्ञानिक साहित्य को हम देखें, बराहमिहिर, आर्यभट्ट इत्यादि जो हमारे क्या बोलते हैं सो कॉल्ड एंशिएंट फिलोसोफर थे, एंशिएंट साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, बराहमिहिर ने गणित के सिद्धांत दिए थे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है हमें वैज्ञानिक साहित्य में देखने को मिलती है। साइंस के क्षेत्र में इस समय पर काफी डेवलपमेंट हो रहा है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी वैद्य इत्यादि, और इसके साथ साथ आपका गणित पर क्या होते हैं आपका पाइथागोरस इत्यादि के क्षेत्र में, पाइथागोरस जो थ्योरम दी है उसको पहले भी क्या होते दिया जा चुका है। हम इसे मानते हैं कि पाइथागोरस से पहले भी इंडिया में उस थ्योरम को प्रूव किया जा चुका है ना। तो ये चीज क्या होते हैं देखने को मिले। अगर हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें कि धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो धार्मिक क्षेत्र में यहाँ पर रामायण, महाभारत, विशुद्धि मार्ग, ये सारी क्या होती है चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ने लग रही है ना। रामायण, महाभारत, विशुद्ध, ये जो लिखी थी बुद्ध घोष क्या होती है, काफी विद्वान राइटर्स थे और फिलोसफर भी थे, उन्होंने इसको लिखा था उस समय पर। और अगर हम धार्मिक के अलावा धर्मेंद्र साहित्य की बात करें तो ये सबसे परिपक्व काल माना जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महाकाव्य उपन्यास लिखे गए, इसके लिए आज भी हम फॉलो करते हैं, आज भी उनके लिए हम आइडियल के तौर पर देखते हैं। हालांकि यहाँ पर संस्कृत में काम हो रहा है। गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण भाषा है वह संस्कृत है ना, जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है संस्कृत में हो रहा है। कालिदास उस समय के सबसे बड़े क्या बोलते हैं लेखक माने जाते हैं, और विष्णु जो आपका क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वह उनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास। उन्होंने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र, ये सारी किताबें उस समय पर, मेघदूत, कुमार संभव और ऋतु संभाग जी, ये क्या बोलते किताब उन्होंने उस समय पर लिखी और काफी अच्छा काव्य माना जाता है। इसमें एक वहाँ की सोसाइटी के बारे में अगर समझना है, गुप्त काल के समाज के बारे में, वहाँ के स्टेटस के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, तो हम कालिदास के उपन्यासों को फॉलो करते हैं। आज भी वो फॉलो किया जाता है। गुप्त काल को समझने के लिए जो इतिहासकार हैं कालिदास को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ विशाखदत्त भी हुई, विशाखदत्त की महत्वपूर्ण जो है मुद्रा राक्षक, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ये आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। और एक है देवी चंद्रगुप्तम, ये दो बुक क्या बोलते हैं उनकी और भी बुक है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और इसमें साथ साथ है शूद्रक, मृच्छकटिकम इनकी बुक है, मृच्छकटिकम। और ये क्या बोलते हैं थोड़ा सा वहाँ पर एक डिवोशनल और लव में जो क्या बोलते हैं स्टोरी होती है उसके ऊपर बुक लिखी गई है। तो ये जो बुक है यहाँ पे उनकी, ये धार्मिक साहित्य के संदर्भ में हम देख रहे हैं यहाँ पर, या धार्मिक साहित्य के संदर्भ में देखें गुप्तकाल को, तो यहाँ पर काफी समृद्ध और काफी परिपक्व और सोर्सफुल माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा जा रहा है, एक ऑथेंटिसिटी के साथ एक समाज को एक अच्छा दर्शन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये क्या होता है गुप्तकालीन साहित्य की इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा धर्म के क्षेत्र में देखें तो धर्म के क्षेत्र में यहाँ पर जहाँ जितने भी शासक थे, जैसे गुप्त शासन ज्यादातर हिंदू धर्म को फॉलो माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते उन्होंने हिंदू धर्म को फॉलो किया। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि धर्म के संदर्भ में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को प्रश्रय मिल रहा है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर सारनाथ में इत्यादि में आपको सोर्स मिलते हैं कि बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं, बौद्ध विहार बनाए गए हैं। और थोड़ा सा एजुकेशन की स्थिति पर हम साथ साथ बात करते चलेंगे। नालंदा महाविहार सबसे पहले स्थापना आपकी बौद्ध यहाँ पर आपका नालंदा बिहार में की गई थी, है ना। नालंदा बौद्ध विहार, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे और सबसे पढ़ाई करने की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी जो मानते हैं उस समय काल की, ये नालंदा ही थी। नालंदा के सोर्स हमें मिले हैं, कुछ सोर्स मिले हैं पटना के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे बोलते हैं, उस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। और साथ साथ ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म हैं, तीनों धर्म साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी है,
लेकिन समाज में एक सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, समाज में एक समरसता है, एक सहिष्णुता है, लोगों के अंदर पेशेंस है। ये चीजें हमें वहां पर देखने को मिल रही है। राज्य द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है हर धर्म के लिए, हर धर्म से जुड़े हुए क्या बोलते हैं उनके धार्मिक व्यक्तियों के लिए, जैसे बौद्ध भिक्षु हो गए, पंडित हो गए, या फिर जैन भिक्षु हो गए, उन सबके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। ये क्या बोलते हैं इस समय समाज की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है ना। इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर रखना। एक मिनट, अगर हम थोड़ा सा इस समय के, वैसे मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में मूर्तिकला की बात की थी, तो मूर्तिकला के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया था कि मथुरा, सारनाथ इत्यादि, जैसे कि अहि क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों से जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये गुप्तकालीन मूर्तियों की सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत। यहाँ पर क्या बोलते हैं आर्ट्स की स्टाइल चल रही है, जैसे मथुरा पेंटिंग्स बोलते हैं, मथुरा आर्ट बोलते हैं, गांधार और मथुरा। इसका डिफरेंशिएट भी थोड़ा सा है कि बौद्ध और जो हमारे बौद्ध भिक्षु वगैरह हैं या बौद्ध धर्म से जुड़े लोग हैं, उनकी मूर्तियों को इस समय काल में थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। मथुरा में पेंटिंग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने का कारण ये कि यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ रहा है ना। इन चीजों को ध्यान रखना। और जैसे कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिल रही हैं, हालांकि रेशियो थोड़ा अलग अलग है ना, लेकिन मूर्तियां मिल रही हैं उस समय काल में। मतलब जो शासक हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं पेंटिंग में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का कि यहाँ पर जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्ति हैं, जैसे भगवान विष्णु की, शिव की इत्यादि मूर्तियां इस समय काल में वहां पर हमें दिखाई पड़ रही है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। गुप्तकालीन मूर्तियों में आभा मंडल भी है, एक मतलब एक त्रिचोरा है जिसे बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल डिवाइन पावर जिसे बोलते हैं, वो निकल के आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, है ना, ये इस तरीके से स्पिरिचुअल चक्र टाइप में दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल ये क्या होता है ना, वाइब्स बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब्स। अगर कोई व्यक्ति बैठा है जिसके कहते हैं कि वहां से जो सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, तो पेंटिंग में ये चीज दिखा जाएगी बहुत भगवान को देख के लोगों के अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो और उसको अच्छे तरीके से क्या होते हैं ग्रहण करें, है ना। समाज का माहौल थोड़ा धार्मिक है, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ कर्मकांड भी हैं, ठीक है, कुछ बलि प्रथा, कुछ कर्मकांड, सामाजिक व्यवस्था ये स्वरूप ले रही है ना। तो अब हम इस चीज आते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस चीज पे आता हूँ, यहाँ पर जो हम स्वर्ण युग की बात करते हैं, स्वर्ण युग वो कहाँ तक कितना सही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर में समझाया, 3 लेक्चर में सारी चीजें बताई, तो मैंने ये भी बताया आप लोगों कि इस समय काल में चित्रकला, साहित्य, धर्म के क्षेत्र में काफी परिपक्वता आ रही है ना। लोग फिलोसफी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिलोसफी के साथ साथ एक साइंस भी है। साइंस को अब अच्छे तरीके से मानना शुरू कर दिया। आज से हमारे पास क्या होते हैं एंशिएंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई सारी थ्योरियां दी हैं, जियो की खोज की है, उन्होंने दशमलव प्रणाली बताई, है ना, माप तोल इत्यादि के संदर्भ में बात की। बरामेहर है जिसने कैलेंडर वगैरह का भी काम किया, ब्रह्मदत्त भी है, ठीक है, और भी एक शल्य है। ये सारे क्या होते हैं आपका एजुकेशन से लेके आपका मैथ और साइंस क्षेत्र में काम हो रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए परिपक्व है, ये अपने आप में एक तरीके से सोना ही है, गोल्डन ही तो है। लेकिन अगर हम उस समाज के बारे में व्यापार और उसके संदर्भ में बात करें, धर्म, महिलाओं की स्थिति, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वो गोल्डन टच नहीं आता है कि यहाँ पर गोल्डन युग की संज्ञा देना उनके लिए लाजमी होगा। जैसे कि यहाँ पर हम व्यापार की बात करें तो साम्राज्य में जितने समय तक समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय रहे, तो सोने के सिक्के जारी किए गए। सिक्कों में एक अलग सी पहचान थी, आर्यन युग था। उसमें हमने आपको बताया था कि धनुर्धारी, विष्णु, गरुड़ इत्यादि की मूर्तियां भी मतलब वो एक चिन्ह दिया जा रहा है उनके लिए। लेकिन अगर हम इस समय में बात करें महिलाओं की स्थिति, समाज के ढांचे के ऊपर, तो वहां पर वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। समाज में अछूत प्रणाली मजबूत हो रही है, छुआछूत, चंडाल, जो चंडाल जैसे बोलते हैं, जो मतलब शब्दाह वगैरह करते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह, ठीक है, तो उनको चंडाल की संज्ञा दी जा रही है। उनसे लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है कि उनसे बचना है, उनके पास नहीं जाना है। तो समाज में एक छुआछूत का सिस्टम है, वह अपने आप में एक बड़ा रूप ले चुका है। हालांकि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या होती है ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिल रही है। कहाँ पर? गुप्त काल में। और साथ साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही है। अगर हम वैदिक युग से कंपेरिजन करें
तो महिलाओं की स्थिति खराब है। यहाँ पर हमें कोई महिला विद्वान के साक्ष्य मिलते हैं, महिला विद्वान के अलावा हमारे पास कोई फिलोसफर इत्यादि के साक्ष्य मिल रहे हैं, कोई महिला किसी बेहतर कंडीशन में है, कोई शासक की कंडीशन में है या सलाहकार के रूप में है, तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या हम इसको स्वर्ण की संज्ञा दे सकते हैं? अगर हम सिर्फ पैसे के तौर पर मापें या परिपक्वता के आर्ट और कल्चर के तौर पर मापें, तो क्या सिर्फ इसी आधार पर स्वर्ण की संज्ञा देना सही होगा? ये अपने आप में क्या होती है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसीलिए इतिहासकार के बीच में इसमें अपने आप में एक डिबेट का विषय है। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है कि जो जो इतिहासकारों ने, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लेखन कार्य किया है, उन्होंने क्या बोलते हैं, वो भारत को एक एंशिएंट ग्लोरी है ना, प्राचीन जो हमारा क्या बोलते हैं महिमा मंडल है, उसको करके किया है। तो उसमें कुछ इतिहासकारों, जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, रिविजनिस्ट हैं, इन लोगों ने इसको कटाक्ष किया है, बुराभास दिखाया कि ऐसा नहीं था, मतलब सोने की चिड़िया जैसा कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि समाज में व्यापार अच्छा था, तो सोने के सिक्के जारी हो रहे थे। सोने के साथ साथ यहाँ पर कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, चांदी, तांबे इत्यादि के सिक्के भी चल रहे थे। तो आपने सिर्फ सोने के सिक्कों को ही देखा है। हालांकि सोने के सिक्के प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसको हम नहीं मान सकते इतना कि ये समाज इतना परिपक्व स्तर पर काम कर रहा था, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ये डिबेट का महत्वपूर्ण विषय है। अगर किसी भी समाज का हमें आकलन करना है, उसकी ग्लोरी को देखना है, तो हमें उस समाज के हर एक वर्ग को, चाहे वो हाशिए पर हो, चाहे वो उच्च स्थान पर हो, उनको हमको देखना जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी समाज को समझने के लिए, किसी भी समाज के स्तर को समझने के लिए, किसी भी समाज की ग्लोरी को समझने के लिए, ये हमारे लिए एक आयाम होता है, एक डायनामिक होता है, जिसके आधार पर हम मापदंड तैयार करते हैं कि समाज को कैसा रहा होगा, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि जब आप स्वर्ण युग के बारे में समझें, भूतकाल के स्वर्ण युग के बारे में पढ़ें, तो ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिबेटेबल कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने तरीके से आपको दिमाग खोलकर, है ना, अपने नयन खोलकर पूरी तरीके से उसका आपको एक मूल्यांकन करना है एक तरीके से, है ना। तो उस चीज पे ध्यान रखना आप लोग। ये आपके लिए गुप्ता साम्राज्य यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट में आपको होता है गुप्त साम्राज्य का पतन। थोड़ा सा हम पतन पर फोकस करते हैं। जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे। एक तो सबसे पहला होता है कमजोर वर्ग, शासक वर्ग, जिसके साथ व्यापार डाउनफॉल हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सामंती व्यवस्था अपना रूप लेना शुरू कर रही है। सामंती व्यवस्था रूप लेती है तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह पावर में आते हैं। किसी भी काल में देखें, ना केवल गुप्त काल में, मौर्य काल में देखें या मुगल काल में देखें, जैसे ही शासक वर्ग कमजोर होता है, जो अधीनस्थ हैं, वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग है वह या क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो उभर के आती हैं और साम्राज्य धीरे धीरे पतन होता है। हमेशा इतिहास कंटिन्यूटी चेंज में पड़ा जाता है, निरंतरता और परिवर्तन की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि पूरा गुप्त साम्राज्य धड़ाम से गिर गया। इसमें जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं ना वह उभर के आ रही है। जैसे कन्नौज में हर्षवर्धन, ठीक है, मौखरी वंश इत्यादि वंश क्या होते हैं, उभर के आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर गुप्त काल के पतन का कारण माने तो सबसे पहले स्टार्ट होता है शासक वर्ग के कमजोर होने से। शासक वर्ग कमजोर हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आई, आपस में मनमुटाव हुई, सामंतवादी व्यवस्था आगे बढ़ी। सामंतवादी व्यवस्था के कारण जो हमारा ट्रेड था, जो ट्रेड का डिवोल्यूशन हुआ, किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल हो रहा है, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, तो समझ लीजिए साम्राज्य पतन की स्थिति पर बढ़ रहा है। और गुप्त काल के पतन के संदर्भ में यही थ्योरी काम आती है कि शासक वर्ग का जो सामंती रूप लेना है और क्षेत्रीय शक्तियों में जो उभार आना है, ये साम्राज्य के पतन के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। और गुप्त साम्राज्य का जो पतन है यहीं पर शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आती हैं, जिसे हम लास्ट में पढ़ेंगे कन्नौज में हर्षवर्धन, है ना, और भी चालुक्य इत्यादि, ये शक्तियां वहां पर उभर के आना शुरू हो रही है ना। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का आपका एंड होता है। बाकी आपके लिए मैंने क्या बोलते जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, बुक बताई है, उसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, है ना। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।